नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जिगलर नाटा उत्प्रेरक। प्रश्न उठता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है? तो आइए आज हम इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, दो वैज्ञानिक, एक कार्ल जिगलर, ये जर्मनी का रहने वाला था, और दूसरा जी नाटा, ये इम्पीरिया देश का रहने वाला था। दोनों ने मिलकर के एक विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक को तैयार किया। दोनों ने मिलकर के एक विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक को तैयार किया, जिसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक में उन्होंने जो भी पदार्थ को लिया, उसमें धातु था और दूसरा अधातु था, अर्थात इन्होंने धातुओं और अधातुओं के मिश्रण से एक विशिष्ट प्रकार के उत्प्रेरक को तैयार किया। देखिए, जिगलर नाटा उत्प्रेरक में जो घटक थे, उसमें से पहला घटक जो था वह था ट्राई एथाइल एल्युमिनियम। देखिए, ट्राई एथाइल एल्युमिनियम होता क्या है? हम जानते हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे लिखा गया C2H5 और C2H5, इससे ही हम क्या कहते हैं? ट्राई। और यहाँ पे ट्राई क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे 3 बार क्या है? C2H5 है। ट्राई एथाइल एल्युमिनियम पहला घटक। इसको संक्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, 3 कर देंगे, Al कर देंगे, तो ये क्या है? आपका संक्षेप में कर दिया गया है। ट्राई हो गया, और क्या है आपका? एथाइल एल्युमिनियम। और इसका जो दूसरा घटक है, दूसरा घटक ध्यान से देखेंगे, ये दूसरा घटक है TiCl4। प्रश्न उठता है, TiCl4 का नाम क्या है? तो नाम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये इसका नाम है। अब हमने इसके नाम को देखा, आइए इसे हम समझते हैं। तो टाइटेनियम की वैलेंसी होती है 4। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा। इस प्रकार हमने देखा कि जिगलर नाटा उत्प्रेरक के 2 अलग अलग घटक हो गए। पहला घटक क्या है यहाँ पर? देखिए, पहला घटक है ट्राई एथाइल एल्युमिनियम, ये पहला घटक हो गया है। दूसरा जो घटक है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको ही मिलाने पर क्या बना? जिगलर नाटा उत्प्रेरक। अतः हम जिगलर नाटा उत्प्रेरक को इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे C2H5 3 times Al प्लस TiCl4। इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। तो हमने जिगलर नाटा उत्प्रेरक को विस्तार से समझा। आइए अब हम दूसरे भाग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसे हम योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि भी कहते हैं। इसे हम योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि भी कहते हैं। देखिए, योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांट देते हैं। पहला जो भाग है वह है प्रारंभ पद, दूसरा भाग है संचरण पद, और तीसरा है समापन पद। तो आइए हम पहले देखते हैं पहला प्रारंभ पद।
देखिए, प्रारंभ पद वह पद होता है जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड टूटता है और टूटने के परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती यौगिक बनता है। जब मध्यवर्ती यौगिक बनता है उसके बाद उसका भी खंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक का निर्माण होता है। जब मुक्त मूलक का निर्माण हो जाता है तो इसकी क्रियाविधि आगे बढ़ती है। आइए इसे हम समझते हैं। तो बेंजाइल पेरोक्साइड क्या है? बेंजाइल पेरोक्साइड सूत्र होता है इसका C6H5 C डबल बंध O ऑक्सीजन और उसके बाद C डबल बंध O C6H5, ये बना। ये है बेंजाइल पेरोक्साइड। इसका हम करेंगे खंडन। जब खंडन करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2C6H5 C डबल बंध O, यहाँ पे O। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम जानते हैं ये जो है यहाँ पर एक बंध लगा हुआ है। बंध को हम तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो तोड़ने पर हमको ये रूप प्राप्त हुआ है। देखिए, अब हम करेंगे इसका खंडन। जब खंडन करेंगे, गर्म करके खंडन करेंगे तो हमको मिलेगा 2C6H5 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे मिलेगा 2CO2, ये बन गया। तो पहला पद हमने देख लिया। पुनः समझें, ये है आपका बेंजाइल पेरोक्साइड। जब हमने बेंजाइल पेरोक्साइड को गर्म किया तो गर्म करने पर यह खंडों में टूट गया, अर्थात 2 भाग में टूट गया, जिसके द्वारा मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। लेकिन इससे मुक्त मूलक स्वतंत्र नहीं था, इसलिए हमने इस वाले भाग को पुनः तोड़ा। जब तोड़ दिया तो CO2 गैस बाहर निकल गई और मुक्त मूलक हमारा स्वतंत्र हो गया। तो प्रथम पद हमने देखा। अब द्वितीय पद को हम देखते हैं। द्वितीय पद है संचरण पद वह पद होता है, देखिए, संचरण पद वह पद होता है जिसमें कोई मुक्त मूलक अन्य एल्कीन या अन्य प्रकार के बहुलक इकाइयों से जुड़ता है और जुड़ने के कारण एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए C6H5, ये फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक है, यह इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ एथिलीन के साथ जुड़ गया। जुड़ने पर ये क्या बना लेगा? C6H5 और एक बंध बन जाएगा CH2 बना लेगा। आइए इसे हम यहाँ पे देखें, CH ये बना लेगा और उसके बाद CH2 ये मुक्त मूलक हो गया। ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 2 बंध होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध बना लेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे पड़ा रह जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसी रचना बना लेगा और ये क्रमशः बढ़ती ये श्रृंखला आगे बढ़ती लगातार चली जाएगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसके आगे तीसरा जो भाग है वह है समापन पद वह पद होता है जिसमें बना एक विस्तृत श्रृंखला युक्त बहुलक, मतलब बड़ी श्रृंखला युक्त बना जो बहुलक होता है, और इस प्रकार के बहुलक में मुक्त मूलक पाए जाते हैं। तो ये 2 बहुलकों को आपस में जोड़ता है और जो ये बहुलक में लगातार श्रृंखलाएं बढ़ती जा रही हैं, CH2 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ती जा रही हैं, इसका बढ़ना बंद हो जाएगा। जैसे अब एक भाग ये है, इसी के बराबर एक भाग और मिल जाएगा, तो क्या होगा? जो हमारी श्रृंखला बढ़ रही है वह बढ़ना बंद हो जाएगी। जैसे C6H5 CH2 ये है प्लस C6H5 CH2 और ये मुक्त मूलक, मतलब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
आप जानते हैं जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक बंध का निर्माण हो जाएगा। तो हमारे पास जो रचना बनेगी H5CH2 और उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मिलेगा यहाँ से, फिर ये श्रृंखला उल्टी घूम जाएगी, बनेगा CH2 C6H5, ये बना लेगा। इस प्रकार योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि को हम 3 पदों में समझ सकते हैं। यहाँ पर योगात्मक बहुलकीकरण द्वारा बहुलक बनने लगता है और यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो हमने योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि को देखा। तो योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभ पद, संचरण पद और समापन पद। प्रारंभ पद में क्या होता है, बेंजाइल पेरोक्साइड को खंडित करते हैं या तोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त मूलक का निर्माण होता है, लेकिन यह मुक्त मूलक स्वतंत्र नहीं रहता है। इस मुक्त मूलक को स्वतंत्र करने के लिए पुनः इसे हम तोड़ते हैं और तोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और फेनिल या मुक्त मूलक हमें प्राप्त होता है। इस मुक्त मूलक को हम पुनः बहुलक के एकलक द्वारा क्रिया कराते हैं, जैसे C6H5 और यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात ये मुक्त मूलक है CH2 ये बहुलक की इकाई होती है, पॉलीथीन की इकाई होती है। इससे हम क्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर एक बड़ा बहुलक बनता जाता है। ध्यान दें, ये एक ही बार रिएक्शन नहीं होता है, इसमें आप प्लस और भी कर सकते हैं। मान लीजिए यही श्रृंखला एक बार और है, यही चीज़, ये तो एक बार हो गया, यही एक बार और लिखा, तो यहाँ पे मुक्त मूलक रहेगा, लेकिन CH2 और एकल बंध CH2 और यहाँ पर भी जो बंध था वो इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे द्विबंध था, अरे भाई यहाँ पे है ना, ये द्विबंध था, ये टूट कर क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चलाएगा जो इधर बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, यहाँ पे मुक्त मूलक बना लेगा। तो ऐसा भी हो सकता है। अब हमने ये देखा, हमने तो केवल यहीं तक लिया था। अब ये हमने देखा इस प्रकार की जब 2 श्रृंखलाएँ मिलेंगी तो क्या होगा, बहुलक बन जाएगा और ये बहुलक के लास्ट प्रक्रिया होगी और यहाँ पर बहुलक की जो श्रृंखलाएँ आगे बढ़ रही थी उनका बढ़ना बंद हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे संघनन बहुलकीकरण। क्या देखेंगे, संघनन बहुलकीकरण। अब प्रश्न उठता है, संघनन बहुलकीकरण क्या होता है। देखिए, संघनन बहुलकीकरण वह बहुलकीकरण होता है, संघनन बहुलकीकरण वह बहुलकीकरण होता है जिसमें जल के अणु का निर्माण होता है, साथ ही साथ उसका निष्कासन होता है। यह आवश्यक नहीं है कि संघनन बहुलकीकरण में केवल जल के अणुओं का ही निर्माण होगा। जल के अणु के अतिरिक्त इसमें HCl, देखिए H2O का तो निर्माण होता ही है, इसके अतिरिक्त HCl, NH3 तथा CH3OH का भी निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि संघनन बहुलकीकरण तब होता है जब उसमें एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक होते हैं। ऐसा नहीं है, एक भी यदि अलग अलग क्रियात्मक समूह वाले यौगिक हैं तब भी संघनन बहुलकीकरण होगा। देखिए, संघनन बहुलकीकरण को हम आसानी से समझने के लिए एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के संयोजन से एस्टर का बनना, इस प्रक्रम को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये है आपका एल्कोहल। इन दोनों के योग से क्या बनेगा, एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होगा, जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो ये संघनन बहुलकीकरण के द्वारा संभव होता है, लेकिन यह संघनन बहुलकीकरण क्रिया नहीं है। इसको समझने के लिए एक प्रक्रम और हम देख सकते हैं, NH। देखिए H 2 बार है, N है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे R1 और उसके बाद COO, यहाँ पे OH प्लस H 2 बार, यहाँ पर N, उसके बाद यहाँ पे H, यहाँ पे R2, फिर COO, यहाँ पे OH, ये बन जाएगा आपका।
तो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। जोड़ेंगे तो ये इतना पार्ट और ये इतना H2O बना लेंगे, ये इतना पार्ट और एक हाइड्रोजन यहाँ का H2O बना लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पर मिलेगा, ये तो ये जल के साथ बाहर चला जाएगा, NHCH, यहाँ पे R1, उसके बाद C डबल बंध O, फिर ये जल के साथ बाहर भाग गए तो बचेगा N के साथ H, फिर उसके बाद क्या बचेगा, H ऊपर रहेगा, कार्बन पर पहले से था, R2 C डबल O बंध के साथ ऑक्सीजन, और ये हमने देखा क्या मिला हमको, संघनन बहुलकीकरण का प्रक्रम हमने देखा। इसी प्रकार एक प्रक्रम और देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे OH CH2OH, ये है ग्लाइकॉल। अब हम इसे टरथैलिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो पहला पद हमने देखा ग्लाइकॉल, दूसरा है टरथैलिक अम्ल। टरथैलिक अम्ल में क्या होता है, यहाँ पे होगा, अब देखिए बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन के दोनों तरफ COOH जुड़ा रहेगा, इसे ही हम टरथैलिक अम्ल कहते हैं। अब हम इससे बहुलक बनाएंगे तो बनेगा कैसे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इसके साथ H2O बनाएंगे और ये वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ H2O बना लेगा। तो देखिए बनेगा ऑक्सीजन, उसके बाद CH2O, फिर आपका बनेगा C बंध O, उसके यहाँ पे बेंजीन रहेगा, बेंजीन ये बनेगा और C डबल O ये बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये संघनन बहुलकीकरण की क्रिया विधि है। इस प्रकार संघनन बहुलकीकरण की क्रिया विधि को हमने समझा। अब देखिए संघनन बहुलकीकरण की क्रिया विधि, योगात्मक बहुलकीकरण की क्रिया विधि, और साथ ही साथ आज हमने देखा जिगलर नाटा उत्प्रेरक। अब इतना पढ़ने के बाद अगले भाग में हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बहुलक क्या होते हैं, बहुलक कैसे बनाए जाते हैं, बहुलक के उपयोग क्या होते हैं आदि पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो भी पढ़ाया गया है यदि आपकी समझ ना आए तो आप पढ़िए और संपर्क करिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए संघनन बहुलकीकरण और योगात्मक बहुलकीकरण को पुनः एक बार समझें। योगात्मक क्रिया विधि में या बहुलकीकरण में क्या हुआ है, 3 भाग हैं, प्रारंभ पद, संचरण पद और समापन पद। उसी प्रकार संघनन बहुलकीकरण वह बहुलकीकरण होता है जिसमें जल के अणु का निर्माण होता है और जल के अणु बाहर निकलते हैं, संघनन बहुलकीकरण कहलाता है। तो पढ़ते रहिए, जो न समझ में आया इस वीडियो में बताएं अगले भाग में।